तो पहले हमने पढ़ा था बीजांड की संरचना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तो बीजांड के प्रकार की जब बात करेंगे तो इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वर्ग की स्थिति के आधार पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो बीजांड के प्रकार की जब हमने बात की तो जो पहला प्रकार है वो है ऋजु। ऋजु बीजांड। इस प्रकार के अंदर अपन जो बीजांड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है और निभाग जो होता है और बीजांड वृंत होता है, सभी के सभी एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए ये तो हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग और ये हो गया अपने बीजांड वृंत। तो तीनों एक सीधी रेखा में जब होता है तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं? रज्जु बीजांड। और रज्जु बीजांड जो होता है वो अधिकतर एक तो होता है जिम्नोस्पर्म पादपों में। जिम्नोस्पर्म पादपों में अधिकतर जो बीजांड होता है वो किस प्रकार का होता है? रज्जु प्रकार का। दूसरा अपन बात करेंगे प्रतीप बीजांड। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतीप। तो देखिए प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि बीजांड जो है वो 180 डिग्री से बीजांड वर्ग के साथ में घूम जाता है। तो ये जो है ये बीजांड द्वार है, ये इसका भ्रूण कोश है। तो ये तो हो गया बीजांड द्वार। ये हो गया निभाग और ये हो गया बीजांड वृंत। तीनों अगर अपन देखें तो निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीधी लाइन में होता है, जबकि बीजांड इसके समकोण पर होता है और ये पूरा बीजांड काय 180 डिग्री से घूम जाता है। इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं? प्रतीप बीजांड। और ये जो है आवर्त बीजी पादपों में क्या पाया जाता है? प्रतीप बीजांड पाया जाता है। यानी कि 80% पादपों के अंदर कौन सा होता है? प्रतीप बीजांड होता है। तो इसके अंदर अपन अगर 180 एंगल से पूरा जो है घूम जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है बीजांड वो है वक्र बीजांड। तीसरा वक्तिक बीजांड। वक्र बीजांड जो होता है इसके अंदर क्या होता है? जो बीजांड का है उसके अंदर एक कर्व पैदा हो जाता है, थोड़ा सा झुकाव पैदा हो जाता है और इस वक्रता के कारण जो है भ्रूण कोश भी क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो इस तरह से अब अपन बात करते हैं किसकी? वक्र बीजांड की। तो जैसे ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड वृंत है और ये है निभाग। ये तो हो गया निभाग, ये है बीजांड वृंत
और ये है बीजांड द्वार। तो ये बीजांड काय जो है इसके अंदर क्या होती है, वक्रता उत्पन्न होती है, यानी थोड़ा सा मुड़ाव उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण इसका जो भ्रूण कोश होता है उसमें भी वक्रता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो किसमें होता है, कुर्सी फेरी में। कुर्सी फेरी यानी कि ब्रेसिकेसी पादप, सरसों का जो कुल पादप है उसके अंदर, और लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर, यानी जो फलीदार पादप होते हैं उनके अंदर कैसा होता है, वक्र बीजांड होता है, लेग्यूमिनेसी कुल में। तो इस प्रकार से कुर्सी फेरी और लेग्यूमिनेसी के अंदर वक्र बीजांड पाया जाता है। चौथा जो प्रकार होता है वो अनुप्रस्थ बीजांड। देखिए चौथा प्रकार जो होता है वो है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर क्या होता है, जो बीजांड होता है वो 90 डिग्री से बीजांड वर्ग पर घूम जाता है, और इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड। तो देखिए ये इस प्रकार से ये उसके अंदर इसमें थोड़ा अंतर है। एक तो होता है वक्र बीजांड। वक्र में क्या होता है, बीजांड काय के साथ में ये भ्रूण कोश भी क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे इसके अंदर अपन बात करेंगे तो इसमें तो क्या होगा, जैसे इस प्रकार से ये जैसे बीजांड काय है, ये इसमें क्या हो गया, इसका जो है बीजांड काय है ये भ्रूण कोश भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व पैदा करेगा, लेकिन इसमें भ्रूण कोश में कोई कर्व पैदा नहीं होता है इस प्रकार। तो ये जो है ये तो हो गया बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये है निभाग, और ये है बीजांड व्रंत। तो इस प्रकार जो बीजांड होते हैं क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ बीजांड। क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ। और ये किसमें पाया जाता है, एलिस्पेमी, किसमें होता है, एलिस्पेमी कुल के अंदर ये पाया जाता है, कौन सा, अनुप्रस्थ बीजांड। तो इस प्रकार से ये अपन ने बात करी। अब अपन अगला जो बात करने जा रहे हैं वो है अर्धप्रतिप बीजांड। कौन सा है, अर्धप्रतिप बीजांड की जब अपन बात करेंगे तो इसमें जो प्रत्येक बीजांड होता है वो होता है किसमें, अधिकतर आवर्तबीजी पादपों में, जिसमें क्या होता है पूरा बीजांड का है वो 180 डिग्री से घूम जाता है, लेकिन इसके अंदर बीजांड का सिर्फ उस बीजांड वर्ग की तुलना में क्या होता है, समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, अर्धप्रतिप बीजांड। तो अर्धप्रतिप में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से, ये तो हो गया बीजांड व्रंत, ये है बीजांड द्वार, और ये है बीजांड काय, और ये हो गया भ्रूण कोश। तो यहां पर देखिए ये तो हो गया निभाग, ये हो गया बीजांड द्वार, और ये हो गया बीजांड व्रंत। तो ये दोनों तो क्या एक सीधी रेखा में है, कौन, बीजांड द्वार और निभाग, जबकि बीजांड व्रंत इसके साथ में क्या होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, अर्धप्रतिप बीजांड। और छठा जो प्रकार है वो कुंडलित, कुंडलित बीजांड। इसमें क्या होता है, कुंडलित बीजांड के अंदर बीजांड व्रंत जो है वो काफी लंबा और एक पूरा कुंडलित हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री से बीजांड काय के चारों ओर घूम जाता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है इसको कहते हैं कौन सा, कुंडलित। जैसे देखिए ये जैसे बीजांड व्रंत है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री से घूम गया, ये
और यहां पर जो है वो क्या हो गया, यह है बीजांडकाय। ये है बीजांड द्वार, ठीक है, ये तो हो गया बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ये क्या है, निभाग, ठीक है, और ये है बीजांड रंध्र। तो ये बीजांड रंध्र जो है वो 360 डिग्री से इसके चारों ओर घुमाव उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड का होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्येक बीजांड। और ये किसमें होता है, प्लम-बेस जिनेसिकुल, प्लम-बेसी जिनेसिकुल। तो इस प्रकार के कुल में कैसा होता है, कुंडलित। तो ये तो थे बीजांड के प्रकार। अब हम आगे बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जब अपन ने बात करी थी कि जो बीजांडकाय होता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझना आप थोड़ा। गुरु बीजाणु जनन की जब अपन बात करते हैं तो पहले अपन परिभाषा की अगर बात करेंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। देखिए, गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा कहेंगे तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, गुरु बीजाणु। अब अपन क्या करेंगे, इसको बात समझाएंगे आपके कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जैसे ये बीजांडकाय है, क्या है, बीजांडकाय, जो बीजांड की संरचना अपन को पढ़ लिए। अब ये बीजांडकाय के अंदर क्या होती है, सभी कोशिकाएं जो है वो एक जैसी होती है, निसंजात कोशिकाएं होती है, होमोजीनियस कोशिकाएं होती है। ये अधोत्वचा है, क्या है, अधोत्वचा। और अधोत्वचा की सभी कोशिकाएं क्या होती है, आकार में समान होती है। लेकिन जिस समय गुरु बीजाणु जनन प्रारंभ होता है तो इसके अंदर एक कोशिका दूसरे कोशिकाओं की तुलना में आकार में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसका जीव द्रव्य है वो सघन हो जाएगा, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं की तुलना में आकार में वृद्धि करती है, उसको कहते हैं परपशु आरंभक। क्या कहते हैं, परपशु आरंभक की जब अपन बात करेंगे तो देखिए अभी अपन बात कर रहे हैं, जैसे ये तो क्या है, ये तो है बीजांडकाय। और बीजांडकाय की सभी कोशिकाएं क्या होती है, एक जैसी होती है। ये क्या है, बीजांडकाय। तो बीजांडकाय की कोशिका जो है सब क्या होती है, समान होती है। तो बाहर वाली जो होती है इसको कहते हैं बाह्य त्वचा, और अंदर की जितनी भी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं को कहते हैं अधोत्वचा। तो इस अधोत्वचा की जो कोशिकाएं होती है उनमें से एक कोशिका आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये आकार में क्या करेगी, दूसरी कोशिकाओं की तुलना में वृद्धि करके बड़ी हो जाएगी, और इसका जीव द्रव्य संघनित हो जाएगा, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाएगा। तो इस कोशिका को अपन क्या कहते हैं, परपशु आरंभक कोशिका। इस कोशिका को कहेंगे परपशु आरंभक कोशिका।
अब इस पर पशु आरंभिक कोशिका के अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा। क्या होगा, परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन जो होगा वो समसूत्री होगा, और इसके कारण ये एक कोशिका से क्या हो जाएगी, दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो जो बाहर वाली कोशिका होगी, इस कोशिका को तो कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और इसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब क्या होता है कि जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ये बार बार विभाजन करके इस भ्रूण कोश के इस बीजाणुकाय के चारों ओर भित्ति का निर्माण करेगी, यानी कि अध्यावरण का निर्माण करेगी। ये ठीक है, तो अध्यावरण बन गए, और ये बन गया आपके हम बीजाणु द्वार। अब जो प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, यानी ये आकार में क्या करेगी, बढ़ेगी। देखो ये तो क्या कर दिया, प्राथमिक भित्ति कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया, तो ये भित्ति बन गई। अब अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इससे भित्ति निर्माण हो गई। अब ये जो कोशिका बची है, ये क्या करेगी, आकार में बढ़ करके, ठीक है, ये निर्माण करेगी। ये कोशिका क्या कर देगी, आकार में वृद्धि कर लेगी, और ये कोशिका निर्मित होगी। अब होगी गुरु बीजाणु, ठीक है, मात्र कोशिका। क्या बन गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो मैं यहां बढ़ा रहा हूं आपके, जैसे ये कोशिका है, जो क्या बन गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 कोशिकाएं। कितनी बनेगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कोशिकाएं बनेगी। ये कोशिका तो है द्विगुणित, और ये सभी कोशिकाएं जो क्या हो जाएगी, अगुणित। कैसे हो जाएगी, अगुणित। अब क्या होगा, इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से इधर बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये सभी कोशिकाएं कैसी है, एन, यानी कि अगुणित, ठीक है। अब ये 4 कोशिकाओं में से जो बीजाणु द्वार की तरफ जो 4 कोशिकाएं होती है, कितनी होती है, जैसे 1 2 3 और ये 4 कोशिकाएं बन गई, ठीक है, ये 4 कोशिकाएं। तो जो बीजाणु द्वार की तरफ जो 4 कोशिकाएं होती है, वो चारों के चारों क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये 4 कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये 4 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, और इसका जितना भी जीवधर्मी होगा वो किस में हो जाएगा, एक कोशिका जो शेष रह जाती है उसके अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से अब जो है ये एक कोशिका बनेगी। कितनी बनेगी, एक कोशिका संरचना बनेगी, और ये कोशिका क्या होगी, एन, और इसको कहते हैं अपन गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। अब इसमें से ये एक कोशिका रहेगी, क्योंकि 3 कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब ये कोशिका क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। अब अपन बात करते हैं आगे कि गुरु बीजाणु कोशिका के अंदर अब इस जो एक कोशिका होती है, इस कोशिका में अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और इससे 2 केंद्र बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 केंद्र बन गए। एक किधर कर जाएगी, निभाग की तरफ। किस तरफ गति करेगी, निभाग की तरफ,
और एक किस तरफ गति करेगी, बीजांड द्वार की तरफ। तो ये दोनों कोशिका एक दूसरे के तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ा समझा जाता हूँ। देखिए, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे ये एक कोशिकीय संरचना है, ठीक है, ये एन है और ये कोशिकीय संरचना है। अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। तो इससे क्या बनेगी, दो कोशिका बनेगी और दोनों कोशिकाएं एक तो किधर जाएगी, निवाहक की तरफ, और एक किधर जाएगी, बीजांड द्वार की तरफ। तो ये है बीजांड द्वार और ये है निवाहक। तो बीजांड द्वार की तरफ गई एक, किधर गई, निवाहक की तरफ। तो एक यहां पहुंच गई और एक यहां पहुंच गई। अब क्या होगा, इन दोनों कोशिकाओं में अगेन क्या होगा, समसूत्री विभाजन। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। दूसरा समसूत्री विभाजन से क्या होगा, बीजांड की तरफ भी दो कोशिकाएं और निवाहक की तरफ भी दो कोशिकाएं बनेगी। अब इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। देखिए, ये पहला समसूत्री विभाजन, ये दूसरा समसूत्री विभाजन और ये तीसरा समसूत्री विभाजन। और इसमें कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, इधर भी 4 और इधर भी 4, यानी निवाहक की तरफ भी 4 और बीजांड द्वार की तरफ भी 4 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें से एक कोशिका और इसमें से एक कोशिका वापस क्या जाएगी, बीच में आएगी। तो देखिए, पीछे कितनी रह जाएगी, अब 3 कोशिकाएं, निवाहक की तरफ भी 3 और बीजांड द्वार की तरफ भी 3। एक कोशिका इधर से भी आ गई और एक कोशिका इधर से भी आ गई और दो कोशिका कहाँ आ गई, बीच में। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। ये दोनों कोशिकाएं क्या हो गई, संलयित हो गई। अब 3 कोशिकाएं इधर बस गई और 3 कोशिकाएं इधर बस गई। ये जो है क्या कहलाती है, प्रतिमुखी मुखी कोशिका, और इसको कहेंगे अंड उपकरण। क्या कहेंगे, अंड उपकरण। और ये कहलाएगा द्वितीयक केंद्रक। तो ये जो है वो कहां पर है, यहां पर है। तो इसको अभी अपन बना देते हैं। तो देखिए, 3 कोशिकाएं तो किधर होगी, निवाहक की तरफ, और जो निवाहक की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, इन तीनों कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो निवाहक की तरफ होती है, सॉरी, बीजांड द्वार की तरफ होती है, ये कोशिकाएं कहलाती है अंड उपकरण। अंड उपकरण। और जो बीच वाली जो कोशिकाएं होती है, जो द्विगुणित होती है, 2 केंद्रक होते हैं, ये कहलाती है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। तो ये बीच में 2 केंद्रक यानी कि 2 एड है, ये तो होती है द्विगुणित। और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है वो अगुणित। जो अंड उपकरण होती है भी अगुणित। लेकिन जो अंड उपकरण है और जो बीच वाली जो कोशिका है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और जो दोनों तरफ साइड वाली जो कोशिकाएं होती है, इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो ये क्या है, भ्रूण कोश का परिवर्धन। किसकी बात की अपन ने, भ्रूण कोश का परिवर्धन। और अब अपन जो बात कर रहे हैं, इसे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक